दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल सुपरवाइजर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं तो मैकेनिकल सुपरवाइजर एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी और रोल हो सकता है आपके एंट्री के लिए। आज से कुछ साल पहले जब मैंने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करी थी तो एज ए मैकेनिकल सुपरवाइजर ही किया था। भले ही आज मैं एज ए प्लानिंग इंजीनियर काम कर रहा हूँ, बट जो शुरुआत है वो एक मैकेनिकल सुपरवाइजर से ही हुई थी, टू बी ऑनेस्ट। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक मैकेनिकल सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं और मैकेनिकल सुपरवाइजर के क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या आपको किस लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सारे चीजों को हमने अच्छे से कवर किया है इस वीडियो में। बेसिकली इस वीडियो को हमने दो पार्ट में कवर किया है। पहला एक मैकेनिकल सुपरवाइजर के बारे में कि मैकेनिकल सुपरवाइजर क्या होता है, जो कि मैंने कहा, और दूसरे पार्ट में हमने कवर किया है मैकेनिकल सुपरवाइजर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। जब भी क्लाइंट के पास आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो क्लाइंट आपसे क्या कुछ सवाल पूछता है, अगर आप एज ए मैकेनिकल सुपरवाइजर जा रहे हो तो वो सारी चीजें हमने कवर करी है। सो गाइज पहले ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लगभग 30 मिनट के आसपास की ये वीडियो है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा जरूर देखना है, क्योंकि बीच में स्किप करने से कोई फायदा है नहीं। तो पूरा वीडियो देखना, और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ बीच में कहीं पे, तो आप वीडियो के स्पीड को इंक्रीज कर लेना, 1.5 और 2x पे देख लो, ताकि आपका जो टाइम है वो भी बचे और आप मैक्सिमम चीजें ग्रैब कर सको, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप ग्रैब कर सको। बेसिकली जो दोस्तों ये वीडियो है ये ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, बट उसमें क्या है कि वो अलग अलग पार्ट में है जो कि मैंने पहले बना रखी थी। अभी क्या किया है, मैंने इसको पूरा कंबाइन कर दिया है और एक शॉट में, एक ही वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को कवर किया जाए, जिससे आपको एक ही बार में वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो आपको चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूं गाइज, वीडियो को मिस मत करना और शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएमटी का मतलब सुपरवाइजर मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है। अगर देखा जाए तो प्लांट में हर यूनिट के लिए एक सुपरवाइजर होता है, बट अगर जब भी शटडाउन होता है यूनिट का तो हमें अलग अलग टास्क और जॉब के लिए अलग अलग एसएमटी की जरूरत होती है। सुपरवाइजर को हिंदी में पर्यवेक्षक भी कहते हैं। सबसे पहली बात कि एक सुपरवाइजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ पूरे टीम को जोड़कर एक साथ काम करने और कराने का हुनर जरूर होना चाहिए। और ये चीजें कोई सीख के जन्म नहीं लेता, ये काम करते हुए डेवलप करना होता है, और ज्यादातर आप दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने जॉब को समझना चाहिए कि आपको करना क्या है, किस इक्विपमेंट का काम है, जैसे एक्सचेंजर का है या कॉलम का है या फिर हीटर का है। यानी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, सबसे पहली बात। उसके बाद आपको डेली वर्कलोड प्लान करना आना चाहिए। जैसे अगर कहीं वेल्डिंग है तो कितने आदमी भेजना है आपको, कहीं फिटअप है तो वहां किसको किसको भेजना है, वहां क्या मैन पावर होना चाहिए, अगर कहीं एक्सचेंजर का काम शुरू करना है तो कितने मैन पावर चाहिए। इस हिसाब से अपने एरिया में वर्क को शेड्यूल करना आना चाहिए आपको। अगला, आपको सारे इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप रिफाइनरी में काम करते हैं तो जितने भी स्टैटिक इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे स्टीम बॉयलर्स हो गए तो बॉयलर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, हीट एक्सचेंजर के बारे में जानना चाहिए, वेसल्स के बारे में, टावर्स के बारे में, हीटर्स के बारे में, टैंक्स के बारे में। इन सारे इक्विपमेंट के साथ जो पाइपिंग एसोसिएटेड होते हैं उनके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ आपको ड्राइंग की अच्छी समझ होनी चाहिए, जैसे अच्छे से ड्राइंग को पढ़कर उसके हिसाब से वर्क को एग्जीक्यूट कर सके, इतनी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा आपके अंदर मैन पावर को अलग अलग काम के लिए डायरेक्ट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी इक्विपमेंट के किस पार्ट को रिपेयर करना है या फिर रिप्लेस करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे अहम और खास चीज, आपको रिफाइनरी के बेसिक सेफ्टी के साथ साथ प्रॉपर पीपीईज का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। इसके अलावा आपको ग्रुप कम्युनिकेशन के साथ साथ काम को कोऑर्डिनेट करना भी आना चाहिए। ये सारी बातें हो गई कि एक सुपरवाइजर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या उसको पता होना चाहिए काम के बारे में।
अब अगर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो देख लेते हैं कि एक सुपरवाइजर के लिए, एक मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ 7 से 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बीई या बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ एटलीस्ट 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम फील्ड। उसके बाद आपको अच्छे से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए और साथ में कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे कि एमएस ऑफिस वगैरह की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड इसके साथ रिफाइनरी में मेंटेनेंस में यूज होने वाले कुछ कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के बेसिक जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आदमी धीरे धीरे काम करते करते ही सीखता है और आप भी सीख जाएंगे, बस कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। अब आगे हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि एसएमटी के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यूअर जब भी आपसे सवाल करेगा तो एक आध क्वेश्चन सेफ्टी से जरूर पूछ सकता है, क्योंकि रिफाइनरी का एक मिशन होता है कि सेफ्टी फर्स्ट, यानी काम तो होता रहेगा लेकिन सुरक्षा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। So, our very first question is, what is the expansion of PTW? यानी PTW का एक्सपेंशन क्या है, यानी आपसे PTW का फुल फॉर्म पूछ सकता है। So, answer is permit to work, यानी PTW का मतलब परमिट टू वर्क होता है, यानी काम करने की अनुमति कह सकते हैं। कुल मिलाकर के काम की शुरुआत PTW से ही होती है। अगर आपके पास परमिट टू वर्क नहीं है तो आप प्लांट के अंदर भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ परमिट्स इज बीइंग यूज्ड फॉर द जॉब, यानी सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि काम करने के लिए कितने प्रकार के परमिट का उपयोग होता है, ये बताना है। सो आंसर इज कोल्ड वर्क परमिट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर इसके कलर के बारे में बात की जाए तो ये ग्रीन कलर का होता है। कोल्ड वर्क परमिट के अंदर ऐसे सारे काम आ जाते हैं जिनमें कोई भी स्पार्क जनरेट ना हो। उसके बाद आता है हॉट वर्क परमिट, जो कि ज्यादातर रेड कलर में होता है। तो हॉट वर्क परमिट के अंदर स्पार्क जनरेटेड जॉब आ जाते हैं, जैसे कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, बफिंग, ये सारे काम हॉट वर्क के अंदर आते हैं। देन एक हाइट परमिट भी होता है, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं होता है, कहीं कहीं मैंडेटरी है। तो रिस्क असेसमेंट के अंदर हाइट के लिए सेफ्टी हार्नेस का यूज करते हैं, बट कहीं कहीं पे हाइट वर्क परमिट भी जरूरी होता है। उसके बाद एक एक्सकेवेशन ऑथराइजेशन होता है, जो ज्यादातर व्हाइट कलर में होता है, यानी जहां पे भी आपको गड्ढा वगैरह खोदने की जरूरत होती है तो वो आप ऐसे नहीं खोद सकते, उसके लिए आपको परमिट लेना होता है, जो ज्यादातर व्हाइट कलर में होता है ये परमिट। एंड देन एक और परमिट यूज होता है जिसे हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री ऑथराइजेशन परमिट भी कहते हैं, जो कि येलो कलर में ऑलमोस्ट होता है, यानी किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए भी हमें परमिट की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ SCBA, यानी आप SCBA से क्या समझते हैं? सिंपली आप उसका फुल फॉर्म बता सकते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अस्काबा भी कहते हैं। सो आंसर इज सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपैरेटस का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर कन्फाइंड स्पेस में करते हैं, या फिर जहां पे H2S जैसे खतरनाक गैसेस के लीक होने के चांसेस रहते हैं, वहां पे अगर हमें काम करना हो तो अस्काबा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट क्या है? So, risk assessment is an extra safety precaution which is required for the job. तो risk assessment का मतलब ये होता है कि जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्क यानी कि खतरा है, और उसे रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, या फिर किन किन PPEs का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें रिस्क असेसमेंट के अंदर बताई गई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who should enter in the confined space, यानी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन जा सकता है? तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो ये बता दें कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। तो एक ऐसा स्थान, एक ऐसा जगह जहां आने जाने का रास्ता बहुत ही तंग हो, यानी आने जाने में दिक्कत हो, परेशानी हो, वहां पर्याप्त ऑक्सीजन ना हो, रोशनी ना हो, वहां पे बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ उपस्थित हो, सही से खड़े होने की जगह ना हो, चोट लगने की संभावना वगैरह हो, तो उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जैसे कॉलम, वेसल, टैंक, एक्सचेंजर, और अगर 1.5 मीटर से गहरा गड्ढा भी है
तो ये भी कन्फाइंड स्पेस का ही उदाहरण है। तो कन्फाइंड स्पेस में वही जा सकता है जिसके पास वैलिड कन्फाइंड स्पेस एंट्री कार्ड होगा। सो आंसर इज द पर्सन हैविंग वैलिड कन्फाइंड स्पेस एंट्री कार्ड दैट कैन enter in the confined space. Next question, what is the function of confined space attendant? यानी confined space का जो attendant होता है उसका क्या काम होता है? So answer is to monitor and communicate with the person entering inside vessel, tank and tower etc. अगर आप confined space attendant का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो आपको बता दूं कि जब भी आप confined space में एंट्री करते हैं तो मैनवे पर एक पर्सन हमेशा खड़ा रहता है जिसे अटेंडेंट कहते हैं। उसका काम होता है कि जो भी अंदर जा रहा है उसका पूरा डिटेल जैसे कि आईडी नंबर, नाम और अंदर जाने का टाइम वगैरह नोट करना होता है और जरूरत पड़ने पर उनसे बातचीत करके उनकी मदद करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस इज रिक्वायर्ड बिफोर लिफ्टिंग द इक्विपमेंट लाइक हेवी ब्लाइंड्स, स्पेयर्स एक्सेट्रा? यानी जब भी हम किसी इक्विपमेंट या फिर ब्लाइंड वगैरह को लिफ्ट यानी कि ऊंचाई पर उठाकर ले जाते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? सो आंसर इज लिफ्टिंग लेग और हैंडल्स वेल्ड ज्वाइंट कंडीशन शुड बी इंश्योर्ड। यानी जो भी उठाने वाला लेग है या आई बोल्ट कह सकते हैं या फिर हैंडल जो लगा हुआ है तो उसके वेल्डिंग ज्वाइंट को ध्यान से एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं से ज्वाइंट डैमेज वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर एंड एक्सप्लेन द एक्सटिंग्विशिंग मीडियम टू बी यूज्ड। यानी अलग अलग प्रकार के क्लास ऑफ फायर क्या होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है और उन्हें एक्सटिंग्विश करने का मीडियम यानी माध्यम क्या है। देखिए फायर के अलग अलग क्लास होते हैं लाइक क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर, इस तरीके से। और इन सब के बारे में अगर डिटेल में आपको जानना हो तो अलग से एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमें देखना चाहिए तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। बट एक बात का ध्यान रहे कि रिफाइनरी में सबसे ज्यादा फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है उसे डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। डीसीपी का फुल फॉर्म होता है ड्राई केमिकल पाउडर। इसके अलावा आपको बेसिक पीपीईज के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपने बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हम IFR या फिर कवरऑल या फिर बॉयलर सूट जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट का यूज किया जाता है। आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल का यूज किया जाता है। एयर प्रोटेक्शन के लिए एयर प्लग का यूज किया जाता है। हाइट पर काम करने के लिए सेफ्टी हार्नेस का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो सेफ्टी से रिलेटेड बेसिक पीपीईज होती है इन सब का आपको बेसिक जानकारी भी होना चाहिए। तो अगर आप बेसिक पीपीईज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पे भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप एक बार विजिट करना चाहें तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको काफी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से बेसिक सेफ्टी के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके आगे अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या सवाल कुछ पूछे जा सकते हैं। तो इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो लाइक हीट एक्सचेंजर, वेसल, टैंक, इन सारे इक्विपमेंट के बारे में होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इक्विपमेंट से रिलेटेड सबसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉमन इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन अ रिफाइनरी। यानी रिफाइनरी के अंदर मुख्य रूप से यानी ज्यादातर कौन कौन से इक्विपमेंट यानी उपकरण होते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने इक्विपमेंट का नाम याद हो उसका नाम बता सकते हैं, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम या फिर जिसे टावर भी कहते हैं, वेसल्स, रिएक्टर्स, एक्सचेंजर्स, फिन फैन, पंप, कंप्रेशर, हीटर, टैंक, वाल्व, पाइपिंग, इन सारे में से किसी का भी नाम आप बता सकते हैं। अगर इतना नाम भी आपने बता दिया तो काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the types of shell and tube heat exchanger? यानी आपसे शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के टाइप्स के बारे में पूछा जा रहा है जो ज्यादातर यूज होता है। सो आंसर इज फिक्स ट्यूब शीट टाइप। इस तरह के हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब बंडल होता है वो फिक्स होता है।
फ्लोटिंग ट्यूब शीट टाइप। इस तरह के हीट एक्सचेंजर में हम ट्यूब बंडल को आसानी से बंडल पुलर या फिर चैन ब्लॉक अरेंजमेंट की मदद से बाहर निकाल सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। एंड देन यू ट्यूब बंडल, इसे आप देखकर ही आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि यह यू शेप में होता है। तो मेनली यानी ज्यादातर शेल एंड ट्यूब में यही 3 प्रकार के हीट एक्सचेंजर उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर? यानी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स के नाम आपको बताने होते हैं। तो आप बता सकते हैं जैसे कि शेल, ट्यूब, ट्यूब शीट, बैफल्स, टाई रॉड, चैनल हेड, चैनल कवर, फ्लोटिंग हेड, गैस्केट। अगर इन सब में से आपने इतने नाम भी बता दिए तो काफी है। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ हीट एक्सचेंजर का एक वीडियो है जो कि आप हीट एक्सचेंजर वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रो टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इन द फिक्स्ड ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर? यानी जो फिक्स्ड ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर होता है उसमें कितने हाइड्रो टेस्ट की आवश्यकता होती है? सो आंसर इज 2 टेस्ट। यानी जो फिक्स्ड ट्यूब शीट वाले हीट एक्सचेंजर होते हैं उनमें केवल 2 टेस्ट की जरूरत होती है, दैट इज शेल टेस्ट एंड ट्यूब टेस्ट। उसमें फाइनल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रो टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इन द फ्लोटिंग ट्यूब शीट एक्सचेंजर? यानी जो फ्लोटिंग ट्यूब शीट एक्सचेंजर होता है उसमें कितने हाइड्रो टेस्ट होते हैं? सो आंसर इज 3 टेस्ट। पहला शेल टेस्ट, देन ट्यूब टेस्ट एंड देन फाइनल शेल टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्लाइंडिंग? यानी ब्लाइंडिंग क्या है? ब्लाइंडिंग को स्पैडिंग भी कहा जाता है। सो आंसर इज पॉजिटिव आइसोलेशन ऑफ इक्विपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द ब्लाइंड्स इज नोन एज ब्लाइंडिंग। यानी ब्लाइंडिंग के द्वारा हम किसी भी इक्विपमेंट का पॉजिटिव आइसोलेशन करते हैं। पॉजिटिव आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी फ्लूइड या प्रेशर वगैरह उस इक्विपमेंट में है उसे हम आइसोलेट कर देते हैं, यानी उस रास्ते को हम एक तरह से बंद कर देते हैं ताकि उस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस आसानी से हो जाए और उसके बाद हम फिर से डी ब्लाइंड करके उस इक्विपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज हॉट बोल्टिंग? यानी हॉट बोल्टिंग क्या होता है? सो प्री सर्विसिंग ऑफ बोल्ट्स एंड नट्स वन बाय वन एज पर सीक्वेंस इज नोन एज हॉट बोल्टिंग। मेनली हम लोग किसी भी फ्लांज का हॉट बोल्टिंग करते हैं, वैसे हीट एक्सचेंजर का भी हॉट बोल्टिंग होता है। ये इसलिए किया जाता है कि जब भी हमारा एक्चुअल में काम हो, यानी जब भी हमारा मेंटेनेंस का वर्क हो, तब नट बोल्ट को खोलने में ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए पहले से ही नट बोल्ट का सर्विसिंग कर दिया जाता है, जिसे हम हॉट बोल्टिंग भी कहते हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने एक पहले की वीडियो में बताया है कि हॉट बोल्टिंग का मतलब होता है लीक को बंद करना। यानी आपका फ्लांज में कहीं पे लीक है तो उसके नट बोल्ट को टाइट करने की प्रोसेस को भी हॉट बोल्टिंग ही कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर कोई भी नट बोल्ट डैमेज हो, अगर आपको पता चलता है सर्विसिंग के दौरान, तो आप उस नट बोल्ट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर द स्ट्रेनर इज जनरली फिटेड? यानी जो स्ट्रेनर होता है हमारा, उसे ज्यादातर कहां इस्तेमाल किया जाता है, कहां यूज किया जाता है? सो आंसर इज एट द पंप सक्शन। यानी स्ट्रेनर का ज्यादातर पंप के सक्शन पर यूज किया जाता है, जिससे पंप के अंदर कुछ ना जा पाए, नहीं तो पंप डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द जनरल टाइप ऑफ स्ट्रेनर? यानी ज्यादातर किस प्रकार के स्ट्रेनर का यूज किया जाता है? तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि 2 प्रकार के स्ट्रेनर का यूज किया जाता है, जो कि वाई टाइप एंड बास्केट टाइप स्ट्रेनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बफिंग? यानी बफिंग क्या है? सो आंसर इज क्लीनिंग द वेल्डिंग जॉइंट्स यूजिंग बफिंग मशीन फॉर इंस्पेक्शन इज नोन एज बफिंग। यानी बफिंग एक प्रकार का क्लीनिंग प्रोसेस है जो कि ज्यादातर वेल्डिंग जॉइंट्स पर किया जाता है, जिससे
उस ज्वाइंट का इंस्पेक्शन आसानी से हो सके। इंटरव्यू के दौरान अगर हीट एक्सचेंजर की बात हो रही हो तो गैस्केट से सवाल पूछ ही लिया जाता है, जैसे हाउ मेनी गैस्केट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर, यानी फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर में कितने गैस्केट इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आंसर इज 4 नंबर और 2 नंबर। हाँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम 2 गैस्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 4 गैस्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। कैसे, डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है। तो जैसे अगर 2 गैस्केट यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों एंड पर डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, तो दोनों साइड एक एक गैस्केट इस्तेमाल होगा। और जब दोनों साइड पर चैनल हेड होगा तो वहां पर 2-2 गैस्केट दोनों साइड में लगेगा, जैसे एक ट्यूब शीट और चैनल हेड के बीच, दूसरा चैनल हेड और चैनल कवर के बीच, यानी 2-2 गैस्केट दोनों तरफ, यानी इस तरीके से 4 गैस्केट लगेंगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसका कोई कवर होगा नहीं, सो एक एक दोनों तरफ लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि फिक्स ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर में या तो 2 गैस्केट यूज होते हैं या फिर 4। 2 यूज होंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और 4 यूज होंगे चैनल हेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गैस्केट्स आर रिक्वायर्ड फॉर U-ट्यूब बंडल हीट एक्सचेंजर, यानी U-ट्यूब बंडल हीट एक्सचेंजर में कितना गैस्केट इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर इज 2 और 3। देखिए इसमें भी 2 आंसर हो सकता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। पहला गैस्केट तो आपका फिक्स है, जो कि ट्यूब शीट और सेल के बीच में लगेगा, यानी जब हम ट्यूब बंडल को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो शेल के अंदर डालने से पहले ही एक गैस्केट हमें पहले इंसर्ट करना होता है, जो कि ट्यूब शीट और शेल के बीच में लगेगा। ये तो एक फिक्स है। इसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटर लगा हो फ्रंट साइड में तो एक गैस्केट और लगेगा, जो कि ट्यूब शीट और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में होगा। इस तरीके से 2 गैस्केट का इस्तेमाल होगा। अगर वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर की जगह चैनल हेड होगा तो एक गैस्केट तो पहले ही बता दिया कि शेल और ट्यूब शीट के बीच में लगेगा, दूसरा गैस्केट जो होगा वो चैनल हेड और ट्यूब शीट के बीच में लगेगा, और तीसरा चैनल हेड और चैनल कवर के बीच में। तो इस तरीके से U-ट्यूब बंडल हीट एक्सचेंजर में 2 या फिर 3 गैस्केट लगते हैं। 2 कब लगेगा, जब डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और 3 कब लगेगा, जब चैनल हेड होगा। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गैस्केट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोटिंग हेड ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर, यानी जब फ्लोटिंग हेड ट्यूब शीट हीट एक्सचेंजर हमारे पास होता है तो उसमें कितना गैस्केट लगता है। तो इसका आंसर है 4 और 5, यानी यहाँ पे 4 या फिर 5 गैस्केट लगेगा। ये भी डिपेंड करता है कि उसका फ्रंट एंड कैसा है। देखिए फ्लोटिंग हेड साइड यानी बैक साइड में तो फिक्स है कि 2 गैस्केट लगेगा ही, और चैनल हेड साइड में यानी फ्रंट साइड में 2 या फिर 3 गैस्केट भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है। जैसे आपके माइंड में ये चीजें फिट होनी चाहिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। एक गैस्केट तो आपका फिक्स है कि ट्यूब शीट और शेल के बीच में लगेगा, दूसरा अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो एक गैस्केट ही लगेगा, और अगर चैनल हेड है तो वहां पे 2 गैस्केट लगेगा, जैसे हमारे साथ U-ट्यूब बंडल में हुआ था। इन द सेम वे, यानी फ्रंट साइड में 2 गैस्केट लगेगा कब, जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और अगर चैनल हेड हुआ तो 3 गैस्केट लगेगा, और बैक साइड में यानी फ्लोटिंग हेड साइड में 2 गैस्केट लगेगा, जैसे कि एक ट्यूब शीट और फ्लोटिंग हेड के बीच में, और दूसरा शेल और शेल कवर या फिर जिसे बैक कवर भी कहते हैं उसके बीच में। इस प्रकार फ्लोटिंग हेड टाइप शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में कुल 4 गैस्केट या फिर 5 गैस्केट लगते हैं। 4 कब लगेंगे, जब फ्रंट साइड में डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और 5 गैस्केट कब लगेगा, जब फ्रंट साइड में चैनल हेड होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज TEMA, यानी टेमा क्या है। सो आंसर इज, टेमा इज अ ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो कि इसका फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार से शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का फैब्रिकेशन यानी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका एसोसिएशन होता है, जिन्होंने मिलकर एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, जिसे टेमा स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसके 10 सेक्शंस है जो कि टेमा के स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि टेमा के बारे में और डिटेल से बताइए तो हम कोशिश करेंगे दूसरा वीडियो बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लूइड इज यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर इन शेल साइड एंड ट्यूब साइड, यानी यहाँ ये पूछा जा रहा है कि सेल साइड में और ट्यूब साइड में किस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर इज, जनरली कोरोसिव फ्लूइड इज यूज्ड फ्रॉम द ट्यूब साइड एंड क्लीनर फ्लूइड इज यूज्ड फ्रॉम शेल साइड। देखिए यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली हम ये देखते हैं कि जो भी कोरोसिव फ्लूइड्स होते हैं उनको ट्यूब साइड में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर ट्यूब खराब हो तो उसे आसानी से चेंज किया जा सके, जबकि जो क्लीन फ्लूइड्स होते हैं उनको शेल साइड रखा जाता है ताकि शेल जल्दी डैमेज ना हो।
क्योंकि सेल को रिप्लेस करना काफी कॉस्टली हो जाता है, इकोनॉमिक नहीं होगा और ट्यूब को हम इजिली रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए जो कोरोजिव फ्लूइड्स होते हैं उनको ट्यूब साइड इस्तेमाल किया जाता है और जो नॉन कोरोजिव यानी क्लीनर फ्लूइड्स होते हैं उनको शेल साइड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज BWG, यानी BWG क्या है? सो BWG स्टैंड्स फॉर ब्रिमिंघम वायर गेज। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टब्स आयरन वायर गेज. It is used to describe the outside diameter of small tubes and wires as well as the wall thickness of large tubes. देखिए BWG का फुल फॉर्म होता है ब्रिमिंघम वायर गेज। इसके अलावा स्टब आयरन वायर गेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज हम लोग स्मॉल बोर ट्यूब के OD या फिर वायर के OD को मेजर करने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो लार्ज ट्यूब्स होते हैं उनके वॉल थिकनेस को भी मेजर करने के लिए BWG का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट BWG इंडिकेट्स इन ट्यूब स्पेसिफिकेशन, यानी ट्यूब स्पेसिफिकेशन में BWG क्या इंडिकेट करता है? सो आंसर इज ट्यूब थिकनेस, यानी BWG ट्यूब स्पेसिफिकेशन में ट्यूब के थिकनेस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज द ट्यूब BWG increases the thickness of tube increase or decrease, यानी जब BWG जो है वो अगर इंक्रीज करता है तो ट्यूब का थिकनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सो आंसर इज डिक्रीजेस, यानी जब ट्यूब BWG इंक्रीज होगा तो ट्यूब का जो थिकनेस है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे आप BWG को एक तरीके से पाइप के शेड्यूल से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि पाइप का अगर थिकनेस बढ़ता है तो पाइप का शेड्यूल क्या है वो भी बढ़ता है, बट यहाँ पे BWG में बिल्कुल अपोजिट है। अगर ट्यूब का थिकनेस बढ़ता है तो BWG क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर रिफाइनरी से रिलेटेड मेंटेनेंस शटडाउन और पाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और इंटरव्यू रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो आप पाएंगे। What are the common types of valves used in रिफाइनरी, यानी मुख्य रूप से किस प्रकार के वाल्व्स का इस्तेमाल किसी भी रिफाइनरी के अंदर किया जाता है? सो आंसर इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स वी यूज इन रिफाइनरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस ऑफ सर्विस, यानी वाल्व्स को उनके सर्विस के आधार पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फॉर आइसोलेशन वी यूज गेट वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, प्लग वाल्व, यानी आइसोलेशन मतलब किसी भी फ्लो को बंद या चालू करना हो तो उसके लिए हम आइसोलेशन वाल्व का इस्तेमाल करेंगे, जैसे गेट वाल्व, वॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, प्लग वाल्व इत्यादि। नेक्स्ट फॉर रेगुलेशन और थ्रॉटल वी यूज ग्लोब वाल्व, कंट्रोल वाल्व, नीडल वाल्व्स एक्सेट्रा, यानी फ्लो को रेगुलेट यानी कम या ज्यादा करने के लिए जरूरत के हिसाब से हम ग्लोब वाल्व, कंट्रोल वाल्व या फिर नीडल वाल्व वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो वी यूज चेक वाल्व, पिस्टन वाल्व, यानी अगर फ्लो को किसी भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना हो तो उसके लिए हम चेक वाल्व या फिर पिस्टन वाल्व वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फॉर प्रेशर प्रोटेक्शन वी यूज सेफ्टी वाल्व एंड रिलीफ वाल्व, यानी अगर ओवर प्रेशर हो जाता है तो उससे बचाने के लिए हम सेफ्टी वाल्व या फिर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वाल्व से रिलेटेड बेसिक सवाल के जवाब आप दे पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट वाल्व एंड ग्लोब वाल्व्स, यानी गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? सो आंसर इज गेट वाल्व इज यूज्ड फॉर ऑन ऑफ सर्विस whereas globe valve is used for flow regulation, यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि गेट वाल्व का जो इस्तेमाल है वो हम मुख्य रूप से किसी भी फ्लो को बंद करने या फिर चालू करने के लिए करते हैं, जबकि ग्लोब वाल्व का इस्तेमाल फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यानी फ्लो को कम या फिर ज्यादा करने के लिए किया जाता है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आपने अक्सर सुना होगा कि गेट वाल्व को आइसोलेशन वाल्व भी कहा जाता है, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया। तो आइसोलेशन वाल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी इक्विपमेंट को या फिर बैटरी लिमिट पे अक्सर आपने देखा होगा वहां भी गेट वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। ये आइसोलेट करता है यानी बिल्कुल बंद कर देता है फ्लो को, इसलिए इसे आइसोलेशन वाल्व भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ वाल्व, यानी किसी भी वाल्व का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, किसी भी वाल्व को किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फोन है
तो आप फोन का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार बताते हैं? आप ये बताते हैं कि भाई जो हमारे पास बैटरी है वो 5000 mAh का है, जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, जो रैम है वो 8 GB है, जो मेमोरी है वो 64 GB है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल का स्पेसिफिकेशन बताते हैं। इन द सेम वे वाल्व का भी स्पेसिफिकेशन होता है जो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के आधार पर लाइक 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 8 इंच, 10 इंच एक्सेट्रा। देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर रेटिंग लाइक 150 पाउंड, 300 पाउंड, 600 पाउंड, 900 पाउंड, 1500 pound, like that. Again, on the basis of material of construction like A217 grade WCB, then on the basis of valve types like gate valve, ball valve, control valve we can say, and lastly on the basis of end of connections we can say that flanged valve, threaded valve, welded valve like this. तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी वाल्व को स्पेसिफाई करते हैं तो उसके साइज के आधार पर हम बता सकते हैं, जैसे कि वाल्व का जो साइज है वो 1 इंच है, 2 इंच है, या फिर 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है। इस तरीके से मतलब कि जो भी साइज होता है वाल्व का उसको एक तो हम बता सकते हैं। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि उसका प्रेशर रेटिंग क्या है। जैसे हम बताते हैं कि 150 पाउंड है, 300 पाउंड है, 600 पाउंड है, 900 पाउंड है, 1500 पाउंड है, 2500 पाउंड है। इस तरीके से हम प्रेशर रेटिंग के आधार पर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर भी बता सकते हैं, लाइक ASTM A217 ग्रेड WCB है। अच्छा, यहाँ WCB क्या है? आपने मोस्टली वाल्व के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा। मेरे हिसाब से वाल्व का जो बॉडी होता है ना उस पर WCB लिखा होता है। WCB का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे WCB में जो WC है उसका फुल फॉर्म होता है, उसका मतलब होता है राउट कार्बन, राइट। एंड जो बी होता है वो ग्रेड शो करता है स्टेनलेस स्टील का कि ग्रेड बी है, यानी वाल्व का जो बॉडी होता है वो राउट कार्बन ग्रेड बी मटेरियल से बना होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वाल्व के बॉडी पर WCB लिखा हुआ होता है। इसके अलावा वाल्व को उसके एंड कनेक्शंस के आधार पर भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उसका जो एंड कनेक्शन है वो फ्लैंज्ड है या फिर थ्रेडेड है या फिर वेल्डेड है। इस तरीके से हम एक वाल्व को पूरे तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी वाल्व एंड रिलीफ वाल्व, यानी सेफ्टी वाल्व और रिलीफ वाल्व में क्या अंतर है? सो आंसर इज सेफ्टी वाल्व आर यूज्ड फॉर gaseous सर्विस एंड पॉप्स ओपन ऑन प्रेशर एक्सीडिंग द सेट प्रेशर, एंड relief valves are used for liquid service when pops open proportional to increase in pressure over set pressure। यानी सेफ्टी वाल्व मुख्यतः गैसियस सर्विस के लिए यूज किया जाता है, और जैसे ही सेट प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये पॉप्स ओपन हो जाता है, यानी अचानक से ओपन हो जाता है। जबकि जो रिलीफ वाल्व है वो जनरली लिक्विड सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे जैसे सेट प्रेशर से प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होता है उसी रेशियो में वो वाल्व ओपन होता है। मतलब ये अचानक से ओपन नहीं होगा, जितना प्रेशर एक्सीड होगा उतना ही वो वाल्व ओपन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेट प्रेशर इन सेफ्टी वाल्व, यानी सेफ्टी वाल्व में सेट प्रेशर क्या होता है, उसका क्या मतलब है? सो आंसर इज इट इज द प्रेशर एट विच द वाल्व स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज द इंटरनल कंटेंट्स। यानी सेट प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जिस पर इक्विपमेंट का जो इंटरनल फ्लूइड होता है या फिर जो कंटेंट होता है वो बाहर रिलीज होने लगता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अभी आगे हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाकी के क्वेश्चंस आप रिवाइज करते रहिए। पिछले जो भी वीडियोस हैं उनके क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज कीजिए। मैं तो कहता हूँ हो सके तो आप लोग उसे एक बार नोट्स तरीके से क्वेश्चन आंसर सब बना लीजिए, ताकि जब भी आप इंटरव्यू के दौरान जाए तो आपको काफी हेल्प होगा मेरे हिसाब से। फाइनरी के मेंटेनेंस और शटडाउन के साथ साथ पाइपिंग के बेसिक्स और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक बार आप चैनल को अच्छे से विजिट कीजिए। आपके लायक अगर वीडियोस हो तभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।